नमस्ते। एड्यूवर्स में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास की उस कहानी की जड़ तक जाएंगे जिसने इस उपमहाद्वीप का नक्शा और मुकद्दर दोनों बदल दिए। हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की। सोचिए, मध्य एशिया का एक राजकुमार जो अपना छोटा सा पैतृक राज्य भी हार चुका था। आखिर उसमें ऐसा क्या था कि वो हिंदुस्तान जैसे विशाल और अमीर देश पर कब्जा करने का न सिर्फ सपना देख सका बल्कि उसे पूरा भी कर दिखाया। और ये सिर्फ एक जीत की कहानी नहीं है, ये एक साम्राज्य को बनाने, उसे लगभग खो देने और फिर उसे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत खड़ा करने की कहानी है। आज हम सिर्फ ये नहीं रटेंगे कि कौन सी लड़ाई कब हुई, हम उसके पीछे की सोच को समझने की कोशिश करेंगे। वो क्या रणनीतियां थीं, वो क्या प्रशासनिक आइडिया थे और वो कौन सी कूटनीतिक चालें थीं जिन्होंने एक सल्तनत को इतने बड़े स्थायी साम्राज्य में बदल दिया। तो चलिए इस गहरी पड़ताल की शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से। तैमूर और चंगेज खान जैसे दो बड़े विजेताओं का खून उसकी नसों में था, लेकिन विरासत में मिली थी सिर्फ एक छोटी सी रियासत, फरगाना। और वो उसे भी नहीं बचा पाया। मध्य एशिया से खदेड़े जाने के बाद उसके पास सिर्फ काबुल था और नजरें थीं हिंदुस्तान की बेपनाह दौलत और दिल्ली सल्तनत की अंदरूनी लड़ाइयों पर। अच्छा, तो मतलब हालात उसके पक्ष में थे। हाँ, कह सकते हैं। उस वक्त दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ अफगान सरदार और यहां तक कि उसके अपने रिश्तेदार ही साजिशें कर रहे थे। बाबर को निमंत्रण भी भेजा गया। बाबर के लिए ये एक मौका था, एक बहुत बड़ा जुआ। 21 अप्रैल 1526, पानीपत का मैदान। एक तरफ लोधी की लगभग 1 लाख सैनिक और सैकड़ों हाथियों की विशाल फौज, दूसरी तरफ बाबर जिसके पास मुश्किल से 12 से 15 हजार सैनिक थे। कागज पर तो ये कोई मुकाबला ही नहीं था। बिल्कुल नहीं, लेकिन बाबर अपने साथ 2 ऐसी चीजें लाया था जो हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल नहीं थीं। तोपखाना और वो खास युद्ध नीति, तुलुगमा। हाँ, ये तुलुगमा असल में था क्या? क्या ये सिर्फ सेना को बांटना था? ये उससे कहीं ज्यादा था। तुलुगमा एक तरह का जाल था। देखिए, बाबर ने अपनी सेना के आगे तोपों को छुपाने के लिए बैलगाड़ियों की एक दीवार खड़ी कर दी, जिसे अराबा कहते थे। अच्छा। जब लोधी की सेना ने सीधा हमला किया तो वो इन बैलगाड़ियों से टकराकर रुक गई और तभी बाबर की तोपों ने आग उगलनी शुरू कर दी। लेकिन असली चाल तो उसके घुड़सवारों के 2 छिपे हुए दस्तों ने चली, जो दुश्मन के पीछे से हमला करने के लिए रखे गए थे। बिल्कुल। ये तुलुगमा दस्ते तेजी से घूमकर लोधी की सेना के पीछे पहुंच गए और दोनों तरफ से हमला कर दिया। अब सोचिए लोधी की सेना की हालत। चारों तरफ से घिर गए वो तो। हाँ, सामने से तोप के गोले बरस रहे हैं, अगल बगल और पीछे से घुड़सवार तीरंदाज हमला कर रहे हैं। और जो तोपों की गगनभेदी आवाज थी, उसे सुनकर लोधी के हाथी बिदक गए। अच्छा, हाथियों वाली बात। कहते हैं वो अपनी ही सेना को कुचलने लगे थे। अपनी ही सेना को। वो जानवर पहले ही घबराए हुए थे और इस शोर से पागल होकर अपनी ही सेना को कुचलते हुए भागने लगे। एक तरह से बाबर ने लोधी की सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। और बस कुछ ही घंटों में युद्ध का नतीजा आ गया। हाँ, इब्राहिम लोधी मैदान में मारा गया और दिल्ली आगरा पर बाबर का कब्जा हो गया। लेकिन दिल्ली जीतना एक बात थी और हिंदुस्तान पर राज करना बिल्कुल दूसरी। असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी, खासकर राजपूतों की तरफ से। मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा। हाँ, बिल्कुल। 1527 में खानवा का युद्ध पानीपत से भी ज्यादा निर्णायक था। राणा सांगा ने सभी राजपूत राजाओं को एकजुट कर लिया था और उनकी सेना बाबर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। तो बाबर के सैनिक तो डर गए होंगे। बहुत ज्यादा। वो थक चुके थे और वापस काबुल जाना चाहते थे। यहीं पर बाबर ने एक मनोवैज्ञानिक चाल चली। उसने अपने सैनिकों के सामने शराब के सारे बर्तन तुड़वा दिए, कभी शराब न पीने की कसम खाई और इस लड़ाई को जिहाद यानी धर्म युद्ध का नाम दिया। मतलब सैनिकों में जोश भरने के लिए। हाँ, एक नया जोश भरने के लिए। और उसकी रणनीति ने फिर से काम किया। तोपों और तुलुगमा के सामने राजपूतों का शौर्य भी कम पड़ गया और राणा सांगा की हार हुई। इसके बाद बाबर ने 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा में बचे खुचे अफगानों को भी हराया। लेकिन 1520 में सिर्फ 47 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। तो उसने एक साम्राज्य तो जीत लिया, लेकिन उसे एक सिस्टम में ढालने का समय उसे नहीं मिला। बिल्कुल, वो एक विजेता था, प्रशासक नहीं। उसकी आत्मकथा तुज़ुक-ए बाबरी दिखाती है कि वो एक बेहतरीन लेखक और प्रकृति प्रेमी था, लेकिन उसने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जो बहुत नाजुक थी। और यही अधूरी विरासत मिली उसके बेटे हुमायूं को।
एक ऐसा साम्राज्य जो नाम का तो था पर जिसकी नींव अभी भी बहुत कच्ची थी। और हुमायूं का अपना नाम, जिसका मतलब है भाग्यशाली, उसके बिल्कुल काम नहीं आया। उसे तो मुगल इतिहास का सबसे दुर्भाग्यशाली बादशाह कहा जाता है। उसकी मुश्किलें क्या थीं? मतलब शुरू से ही कई थीं। एक तो पिता की वसीयत के मुताबिक उसने साम्राज्य अपने भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदाल में बांट दिया, ये एक बड़ी राजनीतिक भूल थी क्योंकि इससे केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई। और भाई हमेशा साजिशें करते रहे। हमेशा। दूसरा, गुजरात में बहादुर शाह और पूर्व में अफगान सरदार सिर उठा रहे थे। और उन्हीं अफगान सरदारों में से एक था शेर खां, जिसे हम सब शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं। वो एक मामूली जागीरदार का बेटा था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं। उसने हुमायूं की कमजोरियों को अच्छी तरह से भांप लिया था। और फिर हुआ चौसा का युद्ध 1539 में। बिल्कुल, और इस युद्ध में उसने हुमायूं को चौंका दिया। हुमायूं की सेना पूरी तरह से हार गई और खुद हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूदना पड़ा। और एक भिश्ती ने उसकी जान बचाई थी। हाँ, एक भिश्ती यानी मल्लाह ने। एक साल बाद 1540 में कन्नौज या बिलग्राम की युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को निर्णायक रूप से हराकर उसे भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो मुगल साम्राज्य, जिसकी नींव इतनी मुश्किल से रखी गई थी, सिर्फ 15 साल में ही खत्म हो गया। हुमायूं को अगले 15 साल एक निर्वासित की तरह सिंध और पारस में भटकते हुए गुजारने पड़े। और ये इतिहास की एक बड़ी जिडंबना है कि इसी निर्वासन के दौरान 1542 में अमरकोट के एक छोटे से किले में अकबर का जन्म हुआ। लेकिन दिल्ली की गद्दी पर अब शेरशाह सूरी का राज था। आपने पहले कहा था कि हुमायूं के इस वनवास ने अनजाने में मुगल साम्राज्य के लिए नींव तैयार कर दी। मतलब मुगलों के सबसे बड़े दुश्मन ने ही उनके लिए सबसे अच्छा काम किया। ये कैसे हुआ? ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ। शेरशाह ने सिर्फ 5 साल 1540 से 45 तक राज किया, लेकिन इन 5 सालों में उसने प्रशासन का जो ढांचा खड़ा किया वो क्रांतिकारी था। जैसे उसने पूरे साम्राज्य को सरकारों मतलब जिलों और परगनों मतलब उपजिलों में बांटा। उसने जमीन की पैमाइश करवाई और पट्टा और कबूलियत की प्रथा शुरू की। पट्टा और कबूलियत? इसका मतलब उसने सीधा किसान और राज्य के बीच एक रिश्ता बना दिया, बीच के जमींदारों को हटाकर। एकदम सही। इससे किसानों को सुरक्षा मिली और राज्य की आमदनी भी तय हो गई। फिर उसने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पुराने घिसे पिटे सिक्के बंद करवा दिए और चांदी का एक स्टैंडर्ड सिक्का, रुपया और तांबे का दाम चलाया। यही रुपया जो आज हमारी मुद्रा का आधार है। वही रुपया। सोचिए, एक अफगान शासक ने उस आर्थिक व्यवस्था की नींव रखी जिसे हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। और ग्रैंड ट्रंक रोड? हाँ, वो भी तो उसी की देन है। हाँ, बंगाल के सुनारगांव से पेशावर तक जाने वाली सड़क-ए-आजम, जिसे हम आज ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, उसी ने बनवाई थी। और सिर्फ सड़क नहीं, उसने हर 2 कोस पर सराय बनवाई, जहां यात्री और व्यापारी रुक सके। बिल्कुल। और ये सराय सिर्फ आरामगाह नहीं, बल्कि डाक व्यवस्था का भी काम करती थी। उसकी कानून व्यवस्था इतनी सख्त थी कि कहा जाता था कि एक बूढ़ी औरत भी अपने सिर पर सोने से भरी टोकरी लेकर सुरक्षित यात्रा कर सकती थी। कमाल है। लेकिन उसकी मौत भी बड़ी नाटकीय ढंग से हुई। हाँ, 1545 में कालिंजर के किले को घेरते समय एक बारूद के गोले के विस्फोट में उसकी मौत हो गई। उसके उत्तराधिकारी नालायक निकले और सूर साम्राज्य बिखरने लगा। और इसी मौके का फायदा उठाकर हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया, फारस के शाह की मदद से। लेकिन किस्मत ने फिर धोखा दिया। 15 साल निर्वासन में काटने के बाद जब दिल्ली वापस मिली तो महज 1 साल के अंदर जनवरी 1556 में वो दिल्ली में अपने ही बनवाए पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। इतिहासकार लेनपुल ने बिल्कुल ठीक लिखा है। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी जान चली गई। जिस इंसान का नाम भाग्यशाली हो, उसके साथ इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। हुमायूं की मौत के वक्त अकबर सिर्फ 13 साल का था। पंजाब के कलानौर में ईंटों के एक चबूतरे पर उसका राज्याभिषेक कर दिया गया और उसके पिता का वफादार साथी बैरम खान उसका संरक्षक बना। अवोल साम्राज्य की किस्मत एक बच्चे के हाथ में थी। और गद्दी पर बैठते ही उसके सामने एक पहाड़ जैसे चुनौती आ खड़ी हुई। आदिल शाह सूर का हिंदू सेनापति हेमू। उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और खुद को राजा विक्रमादित्य की उपाधि दे दी थी। और फिर 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं एक बार फिर आमने सामने थीं। ये पानीपत की दूसरी लड़ाई थी। इस बार भी मुगलों की सेना बहुत छोटी थी। और कहते हैं कि हेमू ये युद्ध लगभग जीत चुका था। हाँ, ऐसा लग रहा था कि मुगलों का सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तभी अचानक कहीं से एक तीर आया और सीधा हेमू की आंख में जा लगा। वो बेहोश होकर अपने हाथी से गिर पड़ा।
और बस सेनापति को गिरते देख उसकी सेना में भगदड़ मच गई। और जीती हुई बाजी हार में बदल गई। कभी कभी इतिहास का रुख एक स्लू का तीर भी बदल देता है। इस जीत ने दिल्ली और आगरा पर अकबर का अधिकार पक्का कर दिया। अब शुरू हुआ अकबर का विजय अभियान, जो अगले 40 साल तक चला। लेकिन अकबर सिर्फ एक विजेता नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो समझ गया था कि हिंदुस्तान पर सिर्फ तलवार के जोर पर राज नहीं किया जा सकता, खासकर राजपूतों को साथ लिए बिना। बिल्कुल। अकबर की राजपूत नीति उसकी दूरदर्शिता का सबसे बड़ा प्रमाण है। उसने युद्ध और विवाह की एक दोहरी नीति अपनाई। मतलब जो मान जाए उससे दोस्ती और जो न माने उससे युद्ध। जो राजपूत राजा अधीनता स्वीकार कर लेते, उनके साथ वो वैवाहिक संबंध स्थापित करके उन्हें साम्राज्य में ऊंचे पद और सम्मान देता। 1562 में आमेर के राजा भारमल ने सबसे पहले ये प्रस्ताव स्वीकार किया और अपनी बेटी हरखाबाई का विवाह अकबर से किया। यही हरखाबाई बाद में मरियम-उज़-ज़मानी कहलाई और जहांगीर की मां बनी। सही कहा। लेकिन सबने अधीनता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ ने कभी घुटने नहीं टेके। कभी नहीं। मेवाड़ ने हमेशा मुगलों का प्रतिरोध किया। 1567-68 में अकबर ने खुद चित्तौड़ के किले को घेरा और फिर 1576 में लड़ा गया इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। एक तरफ महाराणा प्रताप थे और दूसरी तरफ अकबर का सबसे भरोसेमंद सेनापति राजा मानसिंह। इस युद्ध का नतीजा आज भी बहस का विषय है, लेकिन एक बात साफ है, महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहना स्वीकार किया, घास की रोटियां खाईं, लेकिन अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। वो उस प्रतिरोध के प्रतीक बन गए जिसे अकबर अपनी पूरी ताकत से भी नहीं झुका पाया। राजपूतों के अलावा अकबर ने और कौन-कौन से इलाके जीते? एक एक करके उसने बहुत से इलाकों को जीता। 1572-73 में गुजरात की विजय बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे मुगलों को समुद्री बंदरगाह और यूरोप से व्यापार का रास्ता मिला। दरवाजा बनवाया। बिल्कुल। इसके बाद बंगाल और बिहार पर कब्जा किया गया। उसने उत्तर पश्चिम में काबुल, कश्मीर और सिंध को जीतकर साम्राज्य को एक वैज्ञानिक सीमा दी, जिससे मध्य एशिया से होने वाले आक्रमणों को रोका जा सके। और वो पहला मुगल बादशाह था जिसने दक्षिण भारत यानी दक्कन की तरफ देखा। हाँ, दक्कन में उसकी लड़ाई अहमदनगर की रानी चांद बीबी से हुई, जिन्होंने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। अकबर की आखिरी बड़ी विजय 1601 में असीरगढ़ के किले की थी, जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता था। अच्छा, वो किला जिसके बारे में कहते हैं कि उसके ताले सोने की चाबियों से खुले गए थे। हाँ, मतलब रिश्वत से। तो अकबर ने एक विशाल साम्राज्य तो खड़ा कर लिया, लेकिन जीतना एक बात है और जीते हुए राज्यों को एक साथ बांध कर रखना, उन्हें चलाना, बिल्कुल दूसरी। यहीं पर अकबर की असली प्रतिभा सामने आती है। उसने सिर्फ जीता नहीं, उसने जोड़ा, और इसके लिए उसने कई अनोखी नीतियां अपनाई। सबसे खास थी मनसबदारी प्रथा। हाँ, ये एक सैन्य और नागरिक दोनों तरह की सेवा थी। इसमें हारे हुए राजाओं और सरदारों को साम्राज्य का गुलाम नहीं, बल्कि एक रैंक या मनसब वाला अधिकारी बना दिया जाता था। अच्छा, तो जैसे राजा मानसिंह और राजा टोडरमल थे, उन्हें दरबार में ऊंचे पद मिले। बिल्कुल, उन्हें अपनी रैंक के हिसाब से वेतन और घुड़सवार रखने होते थे। इससे अकबर को एक विशाल और वफादार सेना मिल गई और इन सरदारों को लगा कि ये उनका भी साम्राज्य है। ये तो दुश्मनों को दोस्त बनाने का एक शानदार तरीका था। बहुत शानदार। और दूसरी नीति थी सुलह कुल। इसका मतलब होता है सबके साथ शांति। ये सिर्फ एक किताबी फलसफा तो नहीं था, है ना? नहीं, ये उसकी शासन नीति का आधार था। इसका सीधा मतलब था कि साम्राज्य किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि सबका होगा। और इसे साबित करने के लिए अकबर ने बड़े कदम उठाए। जैसे 1563 में उसने तीर्थ यात्रा कर खत्म कर दिया, जो हिंदुओं पर लगता था, और 1564 में उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ये सिर्फ एक टैक्स छूट नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक और भावनात्मक संदेश था। बिल्कुल, ये एक संदेश था कि हिंदू प्रजा भी साम्राज्य के बराबर की हिस्सेदार है। और वैवाहिक संबंध और वतन जागीर की नीति ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई। हाँ, राजपूत राजकुमारियों से विवाह करके उसने राजनीतिक रिश्ते मजबूत किए, और वतन जागीर की नीति के तहत अधीनता स्वीकार करने वाले राजाओं को उनके अपने पैतृक राज्य वापस दे दिए जाते थे। अच्छा, तो वो अपने इलाके के राजा बने रहते थे। हाँ, वे वहां शासन करने के लिए स्वतंत्र थे, बस उन्हें मुगल बादशाह को अपना शासक मानना होता था और जरूरत पड़ने पर सैन्य मदद देनी होती थी। तो कुल मिलाकर बाबर ने जहां तलवार के जोर पर साम्राज्य की नींव डाली, वहीं हुमायूं के संघर्ष और शेर शाह के प्रशासनिक सुधारों ने उस नींव के लिए मसाला तैयार किया। और अकबर ने उस पर एक ऐसी शानदार इमारत खड़ी की जो सिर्फ ताकत पर नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने की नीति पर टिकी थी। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया।
अकबर ने तलवार और कूटनीति दोनों का इस्तेमाल करके भारत की अलग अलग रियासतों, धर्मों और संस्कृतियों को एक विशाल मुगल साम्राज्य के धागे में पिरो दिया। उसके शासनकाल के अंत तक साम्राज्य हिंदू कुश से गोदावरी नदी तक और बंगाल से गुजरात तक फैल चुका था। और उसकी सहिष्णुता और राज्यों को साथ लेकर चलने की नीति ने ही साम्राज्य को वो स्थिरता दी जो उसके बाद लगभग 150 सालों तक कायम रही। अकबर के बाद मुगल साम्राज्य एक नए दौर में दाखिल होता है, शायद एक ज्यादा पेचीदा दौर। बिल्कुल, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। हाँ, यही वो 3 नाम हैं जिनके दौर में साम्राज्य अपने चरम पर भी पहुंचा और शायद पतन के बीज भी बोए गए। सही। तो आज हम इसी कड़ी के मतलब पहले शासक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, जेनिथ एंड डिक्लाइन ऑफ द लेट मुगल एम्पायर के कुछ हिस्से, वो सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट नहीं देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसे इंसान की तस्वीर पेश करते हैं जो विरोधाभासों से भरा था। तो हमारा मकसद भी यही है, एक शासक, एक कला प्रेमी और एक ऐसे इंसान को समझना जिसके जीवन और फैसलों पर दूसरों का, कह सकते हैं कि, गहरा असर था। और जहांगीर का दौर समझने के लिए विरोधाभास शब्द शायद सबसे सही है। यही चीज इसे इतना दिलचस्प बनाती है। जैसे देखिए, एक तरफ वो न्याय की जंजीर लगवाता है, हाँ, जो हर आम आदमी को सीधे बादशाह तक पहुंच देने का वादा करती है, तो दूसरी तरफ वही बादशाह अपने ही बेटे के खिलाफ इतनी क्रूरता दिखाता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इन्हीं विरोधाभासों की गुत्थियां सुलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही हमें जहांगीर के शासन, उसकी सोच और उसकी विरासत की असली कहानी बताते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1605 से, जब शहजादा सलीम जहांगीर, यानी दुनिया को जीतने वाला, के नाम से तख्त पर बैठता है। और आते ही वो जो पहला काम करता है, वो मुझे हमेशा से थोड़ा नाटकीय लगता है। न्याय की जंजीर। हाँ, नाटकीय तो था। स्रोत बताते हैं कि आगरा के किले में शाह बुर्ज से लेकर यमुना किनारे तक सोने की एक लंबी जंजीर, जिसमें 60 घंटियां थीं। क्या इसका सच में कोई इस्तेमाल करता था, या ये अकबर की महान विरासत के सामने खुद को एक बड़ा शासक साबित करने का बस एक पीआर स्टंट था? आपका सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, इसे सिर्फ एक पीआर स्टंट कहना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ, इसका प्रतीकात्मक महत्व इसके असल इस्तेमाल से कहीं ज्यादा था। मतलब ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। बिल्कुल, एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक बयान। जहांगीर ये कह रहा था कि मैं एक ऐसा बादशाह हूं जिस तक कोई भी पहुंच सकता है। अकबर का रुतबा बहुत बड़ा था, शायद इतना बड़ा कि आम लोगों के लिए वो एक दूर की हस्ती थे। हाँ, ये तो है। जहांगीर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता था, एक ऐसे शासक की जो ज्यादा सुलभ हो। जाहिर है, हमें ऐसे कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं मिलते कि हजारों लोगों ने रोज उस जंजीर को खींचा हो, लेकिन बादशाह के इरादे को जाहिर करने के लिए ये एक शानदार तरीका था। इरादे की बात आपने की तो इसी से जुड़ा है उनका 12 अध्यादेशों या दस्तूर उल अमल का ऐलान। हाँ, इसमें शराबबंदी जैसी बातें तो थीं, लेकिन स्रोत 2 चीजों पर खास ध्यान दिलाता है, रविवार और गुरुवार कुछ जानवरों को मारने पर पाबंदी। ये दिन क्यों चुने गए, इसमें भी कोई गहरा मतलब छिपा तो? बिल्कुल, ये कोई बेतरतीब फैसले नहीं थे, बहुत सोच समझकर उठाए गए कदम थे। अच्छा। रविवार का दिन जहांगीर के पिता अकबर का जन्मदिन था। ओह, ओके। और गुरुवार का दिन जहांगीर के अपने राज्याभिषेक का दिन। अच्छा, तो मतलब एक तीर से 2 शिकार। एकदम। एक, वो अपने पिता के लिए सम्मान दिखाकर खुद को एक फर्माबरदार बेटा साबित कर रहा था। दूसरा, अपने राज्याभिषेक के दिन को खास बनाकर वो अपनी सत्ता के महत्व को स्थापित कर रहा था। ये दिखाता है कि जहांगीर अपने हर फैसले के जरिए अपनी छवि को लेकर कितना सचेत था। इसी में एक और बात थी, नाक और कान काटने जैसी क्रूर सजाओं पर पाबंदी लगाना। हाँ, ये भी था। तो एक तरफ वो ऐसी मानवीय सजाओं को खत्म कर रहा था, लेकिन जब बात अपने परिवार और सत्ता की आई तो यही इंसान बिल्कुल अलग नजर आता है, खासकर अपने बेटे खुसरो के मामले में। यही तो वो विरोधाभास है जिसकी हम बात कर रहे थे। तख्त पर बैठने के 1 साल के अंदर ही 1606 में उसके सबसे बड़े बेटे खुसरो ने बगावत कर दी। मुगल इतिहास में शहजादों की बगावत कोई नई बात तो नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जहांगीर ने जिस तरह इससे निपटा, उसने आने वाले वक्त पर बहुत गहरा असर डाला। उसने बगावत को कुचला, खुसरो के समर्थकों को सरेआम सजाएं दी और खुद खुसरो को पकड़कर उसकी आंखें निकलवा दी। मतलब कोई नरमी नहीं। कोई नरमी नहीं बढ़ती गई।
और इसी घटना से एक और चिंगारी भड़की, जिसका धुआं कह सकते हैं कि सदियों तक उठता रहा। मेरा मतलब सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी की भूमिका से है। हाँ, और स्रोत इस बात को साफ तौर पर सामने रखता है। हुआ ये कि भागते हुए खुसरो ने गुरु अर्जन देव जी से आशीर्वाद लिया था। जहांगीर ने इसे राजद्रोह में मदद माना। उसके लिए ये सल्तनत के खिलाफ एक साजिश थी। नतीजा ये हुआ कि उसने गुरुजी पर भारी जुर्माना लगाया और जब उन्होंने उसे देने से इनकार कर दिया तो उन्हें शहीद कर दिया गया। और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जहां से मुगल और सिखों के बीच रिश्तों में वो कड़वाहट आई जो फिर कभी पूरी तरह से दूर नहीं हो सकी। एक शासक के तौर पर जहांगीर का ये फैसला शायद उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूलों में से एक था। लेकिन जहांगीर के खाते में एक ऐसी कामयाबी भी है जो उसके पिता अकबर भी पूरी तरह हासिल नहीं कर पाए थे। आप मेवाड़ की बात कर रहे हैं? हाँ, मेवाड़ की विजय 1615 में ये कैसे मुमकिन हुआ? ये जहांगीर की सैन्य रणनीति से ज्यादा उसकी कूटनीति की जीत थी। उसने अपने बेटे खुर्रम यानी होने वाले शाहजहां को एक बड़ी फौज के साथ मेवाड़ भेजा। सालों के लगातार संघर्ष के बाद महाराणा प्रताप के बेटे राणा अमर सिंह और मेवाड़ के सरदार वो थक चुके थे। खुर्रम ने उन पर सैन्य दबाव तो बनाया, लेकिन साथ ही बातचीत के दरवाजे भी खुले रखे। आखिरकार एक सम्मानजनक संधि हुई। और इस संधि की शर्तें वो बहुत दिलचस्प हैं। हाँ, बहुत। क्या थी वो शर्तें? संधि के तहत राणा को मुगल दरबार में खुद हाजिर होने से छूट दी गई। उनकी जगह उनका बेटा जाएगा। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, चित्तौड़ का किला जो राजपूतों के सम्मान का प्रतीक था, वो उन्हें वापस कर दिया गया। लेकिन एक शर्त के साथ। बिल्कुल, शर्त ये थी कि वो उसकी दोबारा किलेबंदी नहीं करेंगे। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। मतलब स्वाभिमान भी लौटा दिया और खतरा भी खत्म कर दिया। एकदम। जहांगीर ने मेवाड़ का स्वाभिमान भी लौटाया और ये भी सुनिश्चित कर लिया कि वो भविष्य में कोई बड़ा सैन्य खतरा न बन सके। उसने दुश्मन को पूरी तरह कुचला नहीं, बल्कि उसे साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। ये अकबर की नीति का ही विस्तार था, जिसे जहांगीर ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। चलिए अब जहांगीर के शासन के उस हिस्से पर आते हैं जिसके बिना उसकी कहानी अधूरी है, नूरजहां। नूरजहां। हाँ, 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से शादी की जो एक विधवा थी, और उन्हें नूरजहां यानी दुनिया की रोशनी का खिताब दिया। स्रोत बताते हैं कि उनका दरबार पर सिर्फ प्रभाव नहीं था, बल्कि एक तरह से नियंत्रण था। नियंत्रण बिल्कुल सही शब्द है। नूरजहां कोई आम मलिका नहीं थी। वो बेहद खूबसूरत तो थी ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो बुद्धिमान, चतुर और राजनीतिक रूप से बहुत महत्वाकांक्षी थी। जहांगीर के शासन के दूसरे हिस्से में, खासकर 1622 के बाद, जब जहांगीर की सेहत गिरने लगी और उसकी दिलचस्पी शराब और अफीम में बढ़ने लगी, तब सत्ता की असली बागडोर नूरजहां के हाथों में आ गई थी। और ये उन्होंने अकेले नहीं किया। स्रोत में एक जुनता गुट का जिक्र आता है। ये क्या था? जुनता एक तरह का पावर सर्कल था, सत्ता का केंद्र, जिसे नूरजहां ने बनाया था। अच्छा। इसमें वो खुद थी, उसके पिता एतमादुद्दौला जो वजीर आला बने, और उसका भाई आसिफ खान। कुछ समय के लिए शहजादा खुर्रम भी इसका हिस्सा था। मतलब एक फैमिली एंटरप्राइज कह सकते हैं। इस गुट ने मिलकर सल्तनत के सारे बड़े फैसले लिए, किसको कौन सा पद मिलेगा, कहाँ हमला होगा, सब कुछ। ये इतना अभूतपूर्व था कि सिक्कों पर जहांगीर के साथ नूरजहां का नाम भी छपने लगा था। शाही फरमानों पर भी उसके दस्तखत होते थे। हाँ, शाही फरमानों पर भी। मुगल सल्तनत जैसी एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था में एक औरत का इस तरह सत्ता के शिखर पर पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन क्या जहांगीर सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया था, या ये सब उसकी मर्जी से हो रहा था? ये एक बड़ा सवाल है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जहांगीर नूरजहां के प्यार और नशे में इतना डूबा हुआ था कि उसे सल्तनत की कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन एक दूसरा नजरिया ये भी है कि ये एक तरह की साझेदारी थी। जहांगीर को प्रशासन के रोजमर्रा के कामों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसकी असली दुनिया कला, साहित्य और प्रकृति में थी। तो हो सकता है उसने जानबूझकर ये जिम्मेदारियां सौंप दी हों। हाँ, एक ऐसे इंसान को जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, यानी नूरजहां को, ताकि वो अपने शौक पूरे कर सके। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। और उसका सबसे बड़ा शौक था चित्रकला, इसीलिए उसके दौर को मुगल पेंटिंग का स्वर्ण युग कहा जाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक खिताब है या इसके पीछे कोई ठोस वजह है? नहीं, ये सिर्फ किताब नहीं, एक हकीकत है। वजह यह है कि जहांगीर सिर्फ कला का संरक्षक या पेट्रन नहीं था,
वो खुद एक बहुत बड़ा पारखी और विशेषज्ञ था। अच्छा। स्रोत में इस बात का जिक्र है कि वो दावा करता था कि अगर उसे एक पेंटिंग दिखाई जाए जिसमें अलग अलग कलाकारों ने काम किया हो तो वो बता सकता है कि किस कलाकार ने चेहरा बनाया है और किसने आंखें। कमाल है, ये तो कला की बहुत गहरी समझ दिखाता है। बहुत गहरी। और उसके समय की पेंटिंग्स में खास क्या था, अकबर के समय से अलग कैसे थी? जहांगीर के समय में यथार्थवाद यानी रियलिज्म अपने चरम पर था। अकबर के समय की पेंटिंग्स में कहानी कहने पर जोर होता था, बहुत सारे किरदार होते थे, लेकिन जहांगीर को प्रकृति में ज्यादा दिलचस्पी थी। उसके दरबार में उस्ताद मंसूर जैसा चित्रकार था जिसे नादिर उल असर की उपाधि मिली थी। वो पशु पक्षियों और फूलों के ऐसे चित्र बनाता था जो आज भी वैज्ञानिक रूप से सटीक माने जाते हैं। और दूसरा बड़ा नाम था अबुल हसन का। अबुल हसन, जो इंसानों के पोर्ट्रेट बनाने में माहिर था। जहांगीर की पेंटिंग्स में आपको एक तरह की मनोवैज्ञानिक गहराई मिलती है जो पहले नहीं थी। वो सिर्फ शक्ल नहीं बल्कि शख्सियत को कैनवस पर उतारना चाहता था। जहांगीर के दौर में एक और कहानी शुरू हो रही थी जिसके बारे में शायद उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदल देगी। अंग्रेजों का भारत आना। बिल्कुल। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर नाम के जहाज से सूरत पहुंचा। वो मुगल दरबार में आया, जहांगीर से तुर्की भाषा में बात की और उसे खुश करने में कामयाब भी रहा। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि भी दी। लेकिन व्यापार की छूट नहीं मिली। नहीं, जब हॉकिंस ने व्यापार करने की छूट मांगी तो सूरत में पहले से मौजूद पुर्तगाली व्यापारियों ने दरबार में उसका विरोध किया और उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन फिर सर थॉमस रो आए और उन्होंने बाजी पलट दी। हाँ, सर थॉमस रो 1615 में आए। वो हॉकिंस की तरह कोई व्यापारी नहीं, बल्कि इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत थे। तो उनका रुतबा अलग था। हाँ, और वो ज्यादा सब्र वाले और चतुर निकले। उन्होंने 3 साल मुगल दरबार में बिताए, यहाँ के तौर तरीके समझे और जहांगीर के पीछे घूमने के बजाय उन्होंने आसफ खान और शहजादा खुर्रम जैसे ताकतवर लोगों से नजदीकियां बढ़ाईं। और आखिरकार वो कामयाब हुए। आखिरकार वो जहांगीर से सूरत में एक फैक्ट्री खोलने और पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार करने का शाही फरमान हासिल करने में कामयाब हो गए। उस वक्त तो ये एक मामूली व्यापारिक समझौता लगा होगा। बिल्कुल। जहांगीर और उसके दरबारियों के लिए ये दुनिया के किसी दूर दराज देश के व्यापारियों को दी गई एक छोटी सी रियायत थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को वो ये इजाजत दे रहे हैं वो एक दिन इसी जमीन पर हुकूमत करेगी। इतिहास की विडंबना। हाँ, अगर हम जहांगीर के पूरे शासनकाल का विश्लेषण करें तो शायद उसकी मेवाड़ विजय या कला प्रेम से कहीं ज्यादा दूरगामी असर वाला फैसला यही एक छोटा सा शाही फरमान था। तो जहांगीर के शासनकाल को अगर हम एक साथ देखें तो ये कई परतों वाली एक तस्वीर है। एक तरफ न्याय की जंजीर का आदर्श है, कला का शिखर है और मेवाड़ जैसी बड़ी कूटनीतिक जीत है। तो दूसरी तरफ अपने ही बेटे के खिलाफ क्रूर था, गुरु अर्जुन देव जी की शहादत और नूरजहां के जरिए चलती हुई एक प्रॉक्सी सरकार। उसकी विरासत वाकई में बहुत जटिल है। वो अकबर जैसा महान साम्राज्य निर्माता नहीं था और न ही शाहजहां जैसा शानदार इमारतें बनवाने वाला। सही। लेकिन उसने अकबर से मिले एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य को संभाले रखा और उसे काफी हद तक शांत और स्थिर रखा। उसका दौर कला, संस्कृति और समृद्धि का दौर था। लेकिन उसी के दौर में नूरजहां के गुट के कारण दरबार में जो साजिशें शुरू हुईं, शाहजहां की महत्वाकांक्षा बढ़ी और अंग्रेजों ने जो कदम जमाए वो उन बदलावों के साफ संकेत थे जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। ये सोचने वाली बात। और हम अपने श्रोताओं के लिए सवाल छोड़ना चाहेंगे, अगर जहांगीर खुसरो की बगावत को किसी और तरीके से संभालता, शायद उसे माफ कर देता और गुरु अर्जुन देव जी को सजाए मौत न देता, तो क्या उत्तर भारत का इतिहास, खासतौर पर मुगल सिख रिश्ते, आज कुछ अलग होते? एक बादशाह का एक फैसला कैसे सदियों तक अपनी गूंज छोड़ जाता है। जहांगीर का शासन इसका एक बहुत बड़ा और गंभीर उदाहरण है।